तरुणा जो मेरी पत्नी है और प्रमोद ये बैचमेट से इसी कॉलेज में थे, तो इनके थ्रू प्रमोद से मिलना हुआ। प्रमोद ने मुझे कहा कि आपकी तैयारी ठीक तो चल रही है, लेकिन हिंदी साहित्य में जब तक आप रामेश्वर सर से नहीं पढ़ेंगे ना, वो बात नहीं आएगी। इस बात की तस्दीक मेरी अब जो धर्मपत्नी है, उस समय धर्म प्रेमिका थी, उन्होंने भी की। तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। तो जब इन्होंने बार बार जिद की, मैंने कहा देखो मुझे क्लास में जाके नींद आती है, नहीं मैं झेल पाता हूँ क्लास कोई भी। मैं कई टीचर से पढ़ के इतनी अरुचि डेवलप कर चुका था कि इच्छा नहीं होती थी क्लास में जाने की। इन्होंने बहुत जोर दिया कि नहीं एक बार आप एक क्लास कर लीजिए, अच्छा लगेगा। वो टॉपिक पढ़िए जो यूपीएससी में भी आता है। तो मैंने उस भयानक दबाव में एक दो क्लासेस करने का फैसला किया, ताकि मैं इनको मतलब नज़र में ला सकूं कि मैंने कोशिश की थी। अध्यापक को मौका दिया था मैंने। कोई ऐसा ना समझे, सर धृष्टता के लिए माफ़ करते रहिएगा, मैं थोड़ा हंसी मजाक कर बैठता हूँ। तो फिर मैं सर की क्लास में आ गया तो उसके बाद की सारी चीज़ें इतिहास हैं। मुझे लगता है कि मुझे बचपन से पढ़ना चाहिए था, पर मैं विद्यार्थी जीवन में बहुत ही चंचल, बहुत ही अगंभीर किस्म का व्यक्ति रहा। स्कूल में, कॉलेज में भी मैं अपने जिले का टॉपर था स्कूल के समय। ऐसा नहीं कि मेरे नंबर नहीं आते थे, नंबर आते थे मेरे। मैं विषय को समझता नहीं था, मैं विषय में डूबता नहीं था, और जैसे ही किसी विषय को पढ़ते हुए लगता था कि अभी मुश्किल होने लगता है, मैं उसे छोड़ देता था। मैंने 10वीं क्लास के बाद साइंस इसलिए छोड़ा कि साइंस से पढ़ना पड़ता था, और हमारे स्कूल में दो ही विकल्प थे, साइंस और कॉमर्स। मुझे किसी ने बताया कि कॉमर्स में नहीं पढ़ना पड़ता है, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर मैंने कॉमर्स में अपने पूरे ज़िले में टॉप किया, करीब 10 से 12 दिन पढ़ के। फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया। मैंने डीयू में आते ही बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया, पर 3-4 दिन में लगा कि इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। मंडल कमीशन उसी समय आया था, आंदोलन का माहौल था जो मुझे प्रिय था बहुत ज़्यादा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि बस के पीछे टंग के जा रहे हैं, बस का शीशा तोड़ दिया, टायर में आग लगा दी, और नारे लगाए सड़क के ऊपर, पुलिस आई तो भागे वहाँ से बच के। वो सब ज़्यादा मुझे उसकी रुचि थी, क्योंकि मेरा अकेला उद्देश्य डूसू प्रेसिडेंट बनना था और उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री बनना था। उस समय उस बाल मन की बात है जो 17 साल का था, तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो बीकॉम में उसे पढ़ना पड़ता था। तो फिर मैंने एक बहुत ठोस बहाना सोचा, और मैंने अपने अध्यापक से कहा कि सर मुझे यूपीएससी देना है, और उसमें मैंने सुना कि हिस्ट्री बेहतर रहता है, और सीए तो मुझे बनना ही नहीं है। तो बोले अच्छा ऐसा है, तो फिर एक एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी। फिर बोले कि मैं तो साइन कर रहा हूँ, अब हिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हेड से साइन करवा के लाओ। ये ठीक वही दिन था जब मंडल कमीशन का कर्फ्यू लगा हुआ था दिल्ली में। मैं पीतमपुरा में रहता था, और हमारे एचओडी जो थे वो साकेत में रहते थे। पीतमपुरा से साकेत लगभग 25 किलोमीटर होगा। मैं पैदल गया, बीच बीच में लिफ्ट, कहीं को ट्रक मिल गया, ट्रक में घुस गए, बस मिली। बस तो खैर नहीं चल रही थी उस समय। पूरी दिल्ली का माहौल बड़ा अजीब था, हर जगह आग, धुआं, ये सब था। उनके घर पहुंच के साइन करवाए। बोले कि इतना सीरियस बच्चा मैंने पहली बार देखा है। तो मैंने भी इस बात पे उनको काटा नहीं। मैंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक ही देखा है। और फिर गया, हिस्ट्री ऑनर्स लिया, सिर्फ इसलिए कि हिस्ट्री में पढ़ना नहीं पड़ेगा। शंकर जी से मेरी बात चल रही थी। शंकर जी और मैं एक ही बैच के हैं, 90 से 93। ये भी हिस्ट्री के विद्यार्थी थे, मैं भी हिस्ट्री का था। मिले आज हम पहली बार है जीवन में, लेकिन हम एक ही बैच के लोग हैं। फिर मैंने पहले साल में काफ़ी पढ़ाई करके 44% अंक अर्जित किए, जो मेरे पूरे करियर का सबसे खराब स्कोर है। फिर सेकंड थर्ड में बहुत कोशिश करके संभाला, तो मैं किसी तरह से 51 तक पहुंचा। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और 3 साल मैंने इतिहास कितना पढ़ा, जितना मेरे रूममेट ने नोट्स बनाए थे उतना ही पढ़ा। मेरा एक अच्छा रूममेट था, हालांकि वो हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, मैं जाकिर हुसैन में था।
और वो नोट्स अच्छे बनाता था, तो वो पता भी करता था कि इस बार क्या क्या आने वाला है, उन्हीं के नोट्स बनाता था, कुछ कहीं से मैनेज करता था फोटोकॉपी। अच्छा दोस्त था मेरा। तो वो एग्ज़ाम से 7 दिन पहले 8 दिन पहले बोलता था कि ये निगलना है और पेपर में उगलना है। और इस निगल उगल कार्यक्रम में मैं निष्णात था। निष्णात को अंग्रेजी मास्टर कहते हैं, आपकी जनरेशन पता नहीं समझेगी या नहीं। मास्टर का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब निष्णात। मैं निष्णात था, ठीक नंबर आ गए। 55% फाइनल ईयर में थे, जो सब एवरेज करके 51 हुए। पर मैं खुशी की बात है कि अपने कॉलेज में, क्योंकि बाकी विद्यार्थी बहुत खराब थे, मैं वहां भी टॉपर था। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बाकी बच्चों की भूमिका है। वो मुझसे भी खराब थे, इसलिए मैं टॉपर था। लेकिन मुझे डीयू में सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता था? इलेक्शन लड़ने में, डिबेट्स करने में। हाँ, मैं डिबेटर था, मैं स्कूल में खूब डिबेट्स करता था। मेरे माता पिता का योगदान रहा, उन्होंने मजबूर किया कि मैं मंच पे जाऊं, और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैंने डीयू में 3, 4, 5 साल की डिबेटिंग लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मंडल कमीशन था, डिबेट्स हुई नहीं उस साल। उसके बाद से डिबेट्स की। डिबेट मेरे लिए रोजी रोटी का सवाल था। मैं घर से पैसे नहीं लेता था, मेरे घर में पैसे थे भी नहीं उस समय। मैंने 17 साल की उम्र से आज तक अपने घर से एक पैसा भी नहीं लिया है। और मैंने जो 4-5 साल डीयू में गुजारे, डिबेट से अपना खर्चा चलाया, हॉस्टल का, पढ़ाई का सारा खर्चा चलाया। ये मंच भी मुझे याद है कि मैंने यहाँ भी डिबेट जीती हुई है, इसी मंच पर जीती हुई है। और डीयू में लगभग हर कॉलेज में एक आध डिबेट मैंने जीती होगी, क्योंकि उसकी संख्या कुल मिला के 300-400 से कम नहीं थी 4-5 साल के डिबेटिंग करियर में। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जो जहां जाता है डिबेट जीत जाता है, जिसको अपने बोलने पर इतना गुमान है, और माहौल भी ऐसा होता था कि अगर मैं डिबेट में गया तो बच्चे मान लेते थे कि अब सेकंड के लिए फाइट करनी है, फर्स्ट के लिए नहीं करनी। ऐसा माहौल, और मुझे इसका अहंकार, गुरूर। ऊपर से एमए करते करते यूजीसी जेआरएफ हो गया था। भारत सरकार ने मान लिया था कि मैं विद्वान आदमी हूं। तो विद्वता का अहंकार गजब भरा हुआ था मेरे अंदर। पहला अटेम्प्ट 96 में देना था, मैं 21-21 साल का हुआ ही था उस समय। हॉस्टल में मजाक चलते थे हमारे दोस्तों के बीच में कि कोई अगर बहुत सीरियसली पढ़ रहा हो तो हम बोलते थे कि और ठीक से पढ़ो, सेकंड रैंक लाना है तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट तो तय है, सेकंड ही तो मैक्सिमम अवेलेबल रैंक है, फर्स्ट तो है ही हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं होनी। ऐसा अहंकारी व्यक्ति 2 व्यक्तियों के दबाव में एक क्लास में घुसा है। आप पूरा सीन समझ पा रहे होंगे। मैं इस भाव से घुसा हूं कि मुझे क्या पढ़ाएंगे। जेआरएफ होल्डर हूं, यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक होल्डर हूं, 65% नंबर मेरे एमए में थे, कोई मजाक है। लेकिन मुझे एक क्लास होते तो समझ में आ गया कि चुप ही रहना ठीक है, सुनना ठीक है। और मेरे जीवन में अकेली क्लासेस, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन की 3 क्लासेस, एमए की 5 से 8 मान लीजिए, 10-11 क्लासेस कुल मिला के। और उसके बाद मैं सर के पीछे पढ़ के, मैंने सर के साथ कम से कम 60-70 क्लासेस की होंगी, जिद करके। और जब तक मैंने सर से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लिया, तब तक मैं बेचैन रहा। कभी कभी सर के घर पहुंच जाता था, रोहिणी में सर रहते थे, कि अगर सर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हमें तो शर्म किस बात की आनी है, घर पहुंच गए। हमें क्या पता कि सर, मैडम, बच्चा, उनका पर्सनल टाइम भी हो सकता है कुछ, हमें क्या मतलब उस बात से। भाई हमें आईएएस बनना है, हम जगत गुरु हैं, हमको तो कैसे कोई टाइम नहीं देगा। तो हम तो बेशर्मी से सर के घर में घुस जाते थे कि सर पढ़ाइए कुछ भी करके, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हम तो बताइए हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास का इतिहास बताइए पूरा। असाध्य बिना उस समय नहीं थी। राम की शक्ति पूजा समझाइए, सरस्वती बताइए, अंधेरे में कविता समझाइए। और उन 3 महीनों में जो हुआ, अब मैं उसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। मेरी स्थिति ये भी ये है कि मैं जानबूझ के उधर देखने से बच रहा हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ देख रहा हूँ। जब मैं 12 साल का था तो मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया था। वैसे लाइसेंस की उम्र 18 साल तब भी होती थी, पर हमें पता नहीं था। हम एक छोटे शहर में थे, वहाँ हर व्यक्ति चलाता था 12 साल की उम्र में, तो हम भी चलाते थे। तो 12 में सीखा, पैर नीचे नहीं लगते थे। तो जब घर पहुँचते थे हम पहले हॉर्न बजाते थे, कोई बाहर आके रोकता था स्कूटर को कि उतर जाए उससे। हम ब्रेक लगाते थे, बड़े भाई रोक लेते थे कि चलो उतर जाओ स्कूटर से। हम वैसे चलाते थे स्कूटर 12 की उम्र में।
तो मुझे सिखाया था मुझसे जो नेक्स्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, 2 बड़े भाई हैं, तो जो बीच वाले भाई हैं उन्होंने सिखाया था। बड़े विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि उनके साथ मुझे लगता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि बहुत विनम्र हैं, बहुत अंतर्मुखी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, बढ़िया सिखा दिया, और मैं फर चलाने लगा स्कूटर। जब 15-20 दिन हो गए तब बड़ी हिम्मत करके मैंने बड़े भैया को बताया कि भैया मैंने स्कूटर सीख लिया है। बोले अच्छा चलो देखते हैं। बड़े भैया वैसे ही जैसे बड़े भैया होते हैं, पिताजी की फोटोकॉपी। तो वो पीछे बैठ के बोले चलाओ। अब 15 दिन का मेरा अभ्यास ठीक ठाक था स्कूटर का, और मैं छोटी गलियों में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके सब चला चुका था, वीडियो गेम जैसा। अब मैंने स्टार्ट किया, क्लच। आज की जनरेशन पता नहीं क्लच गियर समझती होगी या नहीं, क्योंकि आजकल तो वो जो आप समझते हो तो बटन दबाया और झूम के चल पड़ा। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पहले स्टार्ट करना अपने आप एक प्रोसेस था, किक मारनी पड़ती थी, फिर क्लच दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना, उसी गति से स्पीड देनी है। उनका बैलेंस बहुत ज़रूरी होता था। बैलेंस ना बने तो या तो आवाज़ रेस की बहुत तेज आएगी अगर रेस ज़्यादा दी, नहीं तो घच 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 करके रुक जाएगा स्कूटर। अब बड़े भैया पीछे बैठे हैं, घच 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 रुक गया। भैया बोले यही सीखा। मैंने कहा 1 मिनट रुकना भैया। फिर ठीक किया, फिर स्टार्ट किया, फिर घच घच घच, 3 4 5 बार घच घच हुआ, और भैया बोले अभी नहीं, छोटे हो। वो जैसे ही पीछे बैठे मेरा स्कूटर बंद हो जाता था। मेरी हालत कुछ कुछ आज वैसी है। जिनसे सीखा है उनके सामने बोलना है, और मैं इसलिए जानबूझ के वहां देख नहीं रहा हूं कि वहां भैया बैठे, वरना घस 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 हो गए मेरी गाड़ी रुक जाएगी, और मैं क्यों वहां देख के क्यों बोलूं मैं। तो मैं तो इस भाव से देख रहा हूं कि जैसे शुतुरमुर्गी मुद्रा कहते हैं, कि जैसे बिल्ली और कबूतर के बारे में कहते हैं, जब कबूतर बिल्ली को देखते हैं, कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और कहता है बिल्ली नहीं है। तो कुछ कुछ मैं उसी मुद्रा में आज हूं। उन 3 महीनों में क्या हुआ, असली सवाल ये है। सर ने बड़े विनम्रता वाले भाव से एक इंटरव्यू में कहा कि बरगद के पेड़ में पानी मैंने दिया था थोड़ा सा, इतनी ही मेरी भूमिका है। ये बात सही है कि किसी व्यक्ति के किसी के जीवन में भूमिका दरअसल इसी तरह की होती है कि किसी को आपने पानी दिया, खाद दी, न्यूट्रिएंट्स दिए, यही भूमिका हो सकती है। सवाल यह है कि पानी कब दिया था और कितना दिया था, और पानी केवल पानी था या उसमें न्यूट्रिएंट्स भी शामिल थे। वो पानी उस समय मिला जिस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सूखा पड़ा हुआ था, जब जड़ें सूख चुकी थी। सूख क्या गई थी, गीली हुई ही नहीं थी कभी। और उस समय जब पहली पानी की बौछार अंदर पड़ी और लगा अच्छा पढ़ाई ऐसे भी होती है, पढ़ाई में समझना भी होता है, साहित्य का संबंध इतिहास से भी होता है, फिलॉसफी से भी होता है, सोशियोलॉजी से भी होता है, इकोनॉमिक्स से भी होता है। इकोनॉमिक्स तय करती है कि साहित्य कैसा होगा किसी देश का, किसी समाज का। और तब समझ में आया कि ये अलग अलग विषय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स तो नाम नाम के हैं, दरअसल तो एक ही चीज को पढ़ने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसलिए जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी है, मैंने पहली बार जहां से सीखी वो सर से सीखी। और सर कोई भी विषय पढ़ाते थे तो लगता था कि जैसे चक्षु खुल गए, कि नई कविता या छायावाद। और मैं उस समय लिखने की स्पीड मेरी ऐसी थी कि मैंने सर का एक एक वाक्य लिखा हुआ है, आज तक रखा हुआ रजिस्टर मेरे पास। यहां तक कि सर ने बीच में छींका भी तो मैंने वो भी लिख दिया कि छींक यहाँ पर आई है, कि शायद कोई खास वजह से आई हूँ यहाँ पर भाई, बाद में रिवीजन में आसानी रहेगी। मजाक भी किया, साइड में मजाक भी लिख लिया कि ये मजाक को कोई लिंक होगा इसके साथ, वो मजाक भी याद रहना चाहिए। कई साल तक मैंने वो विषय पढ़ा, वो रजिस्टर्स पढ़े, JRF वगैरह सब होने के बाद पहली बार मुझे साहित्य समझ में आया। अब सीधा योगदान मैं कहूं तो मेरा पहले अटेम्प्ट में सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तो एक मोटा कथन है ना कि सिलेक्शन हो गया। इसमें सूक्ष्म कथन ये है कि 2 वैकल्पिक विषय होते थे मेरे पास, हिंदी साहित्य था और समाजशास्त्र था। दोनों का 600 नंबर का पेपर था।
अगर मैं ये कहूं कि मेरा उन दोनों विषयों से सिलेक्शन हो गया तो ये अधूरी बात है, जब तक मैं ये ना बताऊं कि समाजशास्त्र में 600 में से 247 नंबर थे और हिंदी साहित्य में 600 में से 343 नंबर थे। और इस अंतर की एकमात्र वजह ये थी कि मैंने सर की क्लास से पढ़ाई की थी।